उत्तराखंड के लिए फ्रांसीसी कंपनी के साथ 2000 करोड़ का एमओयू हुआ साइन। सीएम धामी की मौजूदगी में लंदन में हुआ साइन एमओयू। उषा बेक्रो लिमिटेड के साथ भी 1000 करोड़ का हुआ एमओयू। प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा पहुंचा 2400 के पार। मंगलवार को 7 जिलों में आए 74 नए केस। पौड़ी में सबसे ज्यादा 32 मामले। देहरादून में डेंगू का लार्वा मिलने पर नगर निगम ने काटे 400 चालान। एक घर के बाहर कूड़ा डंप करने पर नगर निगम की टीम ने चालान काटे। 12 लाख की धनराशि जुटाई गई। हरिद्वार एसएसपी के आदेश पर 4 लोगों पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। धोखाधड़ी से कमाई गई संपत्ति को किया गया जब्त। युवाओं को नौकरी का लालच देकर फर्जी इंटरव्यू के बांटे थे नियुक्ति पत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर लंदन में सीएम धामी को बड़ी सफलता मिली है। पहले दिन ही बैठक में 3000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोपवे केबल कार को किया है एमओयू। उषा बेक्रो लिमिटेड के साथ भी 1000 करोड़ का एमओयू किया गया है। आपको बता दें, कई उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में निवेश के लिए सहमति जताई है। सीएम धामी से प्रभावित हुए हैं लंदन के बड़े उद्योगपति। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम धामी को पहले दिन ही बड़ी सफलता मिली है। कई सारे इन्वेस्टर्स ने उत्तराखंड में निवेश करने में रुचि जताई है। इस तरीके से जो है यहाँ पर इस समय ऐसे में कल जो कि पहला दिन का रहा है, तो जब वहाँ पर बैठकें हुई तो बैठक के दौरान जो है 3000 करोड़ का जो एमओयू है उस दौरान यहाँ पर साइन किया गया है, जिससे कि काफी बड़ी और बहुत अच्छी जो बात है वो सामने निकल कर आ रही है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होने जा रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में निवेश कर सके और उद्योगपति को जो आमंत्रित करने का जो यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है और जो 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने रखा है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले दिन ही एमओयू साइन हुआ है ये 3000 करोड़ का, तो एक बड़ी सफलता जो है इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को हासिल हुई है। विनय, जिस तरह से हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि निवेशकों को आमंत्रित करने के अन्य भी तरीके होते हैं। निमंत्रण भेजा जा सकता है, किसी अन्य माध्यम से उन तक जो है उनको आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद जाकर विदेशों के दौरे किए और वहां पर जाकर खुद आमंत्रित किया। उसका कहीं ना कहीं लाभ अब मिलता नजर आ रहा है। जी ईशा, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी खुद जो है इस दौरान यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, इससे पहले भी जो है वो विदेश दौरे कर रहे हैं, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना फायदा जो है इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो है यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को मिलने वाला है। क्योंकि उत्तराखंड में अगर जो बात की जाए तो विकास को लेकर के जो है लगातार कार्य रहते हैं और प्रदेश सरकार जो है लगातार उत्तराखंड में कार्य इस दौरान यहाँ पर करती हुई नजर आती है। वहीं बड़ा मुद्दा जो है योगी बेरोजगारी को लेकर के भी जो है रहता है, तो उसमें जो बेरोजगारी है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार करने जा रही है और एक बड़ा फायदा जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो है यहाँ पर मिलने वाला है। भी तो माना जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों का सफल परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। आवासीय परियोजना के अंतर्गत बेल्डी रुड़की को 628, श्यामनगर गदरपुर उधम सिंह नगर के तहत 238, गंगापुर गोसाई के तहत 120, उकरेली सितारगंज के तहत 319 लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया गया। वहीं ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने का काम किया गया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना
जो हमारे प्रदेश में विभिन्न लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 2017-18 से योजनाएं स्वीकृत थी और 20 परियोजनाओं को हम लोग अपने प्रदेश में चला रहे हैं, जिसमें आज रुड़की बेलड़ी आवासीय परियोजना हरिद्वार में जो चल रही है उसमें 628 लोगों को, श्यामपुर गदरपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में जो चल रही है उसमें 238 लोगों को, गंगापुर गोसाई आवासीय योजना उधम सिंह नगर में चली 120 लोगों को, उकरौली सितारगंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 319 लाभार्थियों को, यानी कुल 1305 लोगों को सीधा लाभ देने का हमने जो आज भी कार्यक्रम किया। उन लाभार्थियों को बुला के उनके सामने पारदर्शी तरीके से लॉटरी ऑनलाइन निकाल के उनको आवंटन पत्र हमने जारी किए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं के वार्ड नंबर 1 में अमृत योजना के तहत किए जा रहे पेयजल पुनर्गठन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को हो रही परेशानियों का समाधान किया जा सके। वहीं जल निगम के अधिकारियों ने कार्य शुरू करते हुए 1 सप्ताह में कार्य पूरा करने का भरोसा दिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 12 करोड़ 60 लाख की लागत से पेयजल पुनर्गठन का कार्य जल निगम कर रहा है, जिसमें निर्माण कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिससे पेयजल किल्लत दूर की जा सके। समस्या लालकुआं में थी। केंद्र सरकार से हमने 12 करोड़ 60 लाख मांग करी थी, जो अमृत योजना में स्वीकृत हो गया, जिसका काम भी प्रारंभ हो रहा है। थोड़ी दिक्कत आती है, हमारी छोटी गलियां हैं, अगर आप गड्ढा खोद देंगे पाइपलाइन के लिए, उसमें पाइप नहीं डालेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे, कई लोग गिर जाते हैं। सारे बिजली का कार्यालय इधर ही है, हमारा स्कूल इधर हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, और क्लिनिक इधर हैं। रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं लाने की चीज़ें होती हैं, दुकानें इधर हैं। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सबसे कहा कि तुरंत इसको ठीक करें। मैंने तत्काल प्रभाव से इनके अधिकारियों को, एक्शन को, जो भी इनके सुपीरियर अधिकारी हैं, सबसे कहा कि तुरंत इसमें टाइम दीजिए कि किस टाइम से आप इसे शुरू करें। डोईवाला में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ओर से गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह पहुंचे और मेडिकल के छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान मेजर जनरल जे देवनाथ के जनरल गौतम वासनिक, मेजर अंकित डांगी, मेजर रेड्डी सहित हिमालयन हॉस्पिटल की डॉक्टर रेणु धस्माना सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जब मैं अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहा था तो पहले मैंने एक शौर्य दीवार देखी। उससे मुझे समझ आया कि ये इंस्टीट्यूट हमारे देशभक्तों की, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, कितनी इज्जत करता है। तो वहीं से मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे मेरे अंदर जो एक श्रद्धा, अपने आप श्रद्धा बननी शुरू हो गई। उसके आगे आया मैं, उसके आगे मैंने देखा स्कूल्स ऑफ हायर एंड एथिकल लर्निंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, आपको स्कूल्स ऑफ लर्निंग मिलेंगे, स्कूल्स ऑफ हायर लर्निंग मिलेंगे, लेकिन ये शब्द का स्कूल ऑफ हायर एंड एथिकल लर्निंग आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। उससे फिर मुझे महसूस हुआ कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ वो एक बाकी आम इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि जहाँ आप पैसे के लिए एजुकेशन बांट रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट का, इस संस्था का जो स्वामी राम ने स्थापित की थी बहुत पहले, उसी आदर्श पे आज भी इंस्टीट्यूट चल रहा है। और उन्होंने जो बोला था कि सेवा के साथ और काइंडनेस के साथ सीखो और काम करो, उसी आदर्श पे इंस्टीट्यूट चल रहा है। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष माता मूर्ति उत्सव शुरू हुआ। आपको बता दें कि माता मूर्ति उत्सव से पहले माड़ा गांव से भगवान बद्री विशाल के क्षेत्रपाल रक्षक घंटाकर्ण महाराज 25 सितंबर शाम को बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर बद्रीनाथ भगवान को माता मूर्ति आने का न्योता देंगे। 26 सितंबर को भगवान बद्री विशाल देव डोली में बैठकर माता मूर्ति देवी को मिलने जाएंगे और माता मूर्ति से बद्रीनाथ भगवान की कुशल श्रेम बताएंगे। 10 बजे बाल भोग के पश्चात उद्धव जी की डोली सहित रावल, धर्माधिकारी, मंदिर समिति के पदाधिकारी सहित पुलिस प्रशासन माता मूर्ति पहुंचेंगे।
रास्ते में पर्यटक गांव माड़ा की महिलाएं उद्धव जी को जौ की हरियाली भेंट करेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से पूर्व उद्धव जी डोली में बैठकर श्री बद्रीनाथ धाम को वापस आ जाएंगे और बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। शाम के समय बामड़ी गांव से कुबेर जी के पशुआ बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेंगे और धार्मिक रस्म संपन्न होगी। इसके बाद अभिषेक, पूजा अर्चना और दिन का भोग माता मूर्ति मंदिर में विधि विधान पूर्वक आयोजित होगा। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स में शामिल होने आज 107 पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से पाकिस्तान से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच ज़ायरीनों को रोडवेज की बसों से पिरान कलियर पहुंचाया गया। 5 दिनों तक पाकिस्तानी ज़ायरीन पिरान कलियर में रहेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से 161 लोगों ने वीज़ा के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 110 यात्रियों को भारतीय दूतावास ने पिरान कलियर उर्स का वीज़ा दिया, जिसमें से 105 ज़ायरीन और 2 दूतावास के अधिकारी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी ज़ायरीनों की वापसी अगले महीने 2 तारीख को होगी। मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107 ज़ायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। ये कलियर मेले तक के लिए हमारे पास हैं और इनका वापसी का मूवमेंट 1 तारीख को होगा, 1 अक्टूबर को। भगवानपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ये धरना प्रदर्शन 1 साल पहले हुई 2 कर्मचारियों की मौत को लेकर किया गया, जिसके मुआवजे की मांग न होने पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 1 साल पहले टोल कर्मचारियों की मौत हुई थी, जिसमें पीड़ित परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला, इसलिए इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया। फिलहाल भगवानपुर पुलिस ने धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से करने का आश्वासन दिया है। पूरी तरह से जो आसपास के भगवानपुर के आसपास के जो गांव थे, जिनमें कभी कोई बीमारी देखने को नहीं मिली थी, आज उनमें हर तीसरे घर में कैंसर का मरीज है, क्योंकि यहाँ का पानी इन फैक्ट्रियों ने इतना गंदा कर दिया। और 70% जो मजदूर उसके वो हैं नॉन्स, उधर कोई फैक्ट्री पूरी नहीं कर रही, कोई कंपनी पूरी नहीं कर रही। और हर धर्मिता किसी कंपनी में नॉन्स पूरे नहीं है, ना उन्हें हेलमेट देते, ना दस्ताने देते। और मतलब पूरी तरह से कोई मजदूर मर गया तो उसका भी कोई बीमा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। और इसी तरह से लोग वहाँ भी प्रोटेक्ट करने के बाद भी मजदूरों को कुछ नहीं मिलता। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक पूरी तरह से सड़कों पे है और इन नियम कानून का इन्हें पालन करना पड़ेगा। 70% फैक्ट्रियों में रखने पड़ेंगे, नहीं तो इन फैक्ट्रियों को हम ताले लगाने का काम करेंगे। यहाँ पे लगभग 2-3 साल पहले 2 कर्मचारियों का एक्सीडेंट में निधन हो गया था, तो उनको मुआवजा प्रॉपरली नहीं मिला, ये इनकी डिमांड है। इसके लिए मैंने अभी NHAI के अधिकारियों को बुलाया हुआ है और जैसे वो पहुंचते हैं फिर उनके समक्ष वो रखी जाए। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक मनोज ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में कई दिनों से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं। साथ ही अवैध खनन में संलिप्त वाहनों के बिना दस्तावेज की शिकायत भी सामने आ रही थी, जिसके बाद विशेष अभियान चलाकर बीते 3 दिनों में तकरीबन दर्जन भर छोटे बड़े वाहनों को सीज करते हुए अवैध खनन में जुटे माफिया तंत्र के इरादों को जमींदोज करने का काम पुलिस महकमे ने किया। कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि JCB से, ट्रैक्टर ट्रॉली से, डंपर से खनन हो रहा है और कुछ जो वाहन है बगैर रवन्ने के भी जा रहे हैं और ओवरलोड भी जा रहे हैं। तो इस संबंध में स्पेशल अभियान चलाकर पिछले कुछ दिनों में काफी प्रभावी कार्रवाई इसमें की गई है और पिछले 3 दिनों में तकरीबन 1 दर्जन छोटे बड़े वाहन जो अवैध खनन या ओवरलोड से संबंधित थे उन्हें सीज किया गया है और उनकी जो रिपोर्ट है राजस्व विभाग को भेजी जा रही है, जिसमें आवश्यक जुर्माने की कार्रवाई या अन्य कोई कार्रवाई है वो उससे की। लक्सर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन सक्रिय है। आपको बता दें 3 दिनों में दर्जन भर वाहनों को सीज किया गया है।
खनन माफियाओं के अंदर पुलिस का भय लगातार बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने माफिया तंत्र को समाप्त करने के लिए वाहनों की जब्ती शुरू कर दी है। लक्सर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध खनन माफियाओं की खैर नहीं, ऐसा कहना है पुलिस प्रशासन का। खनन माफियाओं के इरादे जमींदोज हो रहे हैं। 3 दिनों में अब तक दर्जन भर वाहनों को सीज किया जा चुका है। पुलिस ने अवैध खनन करते आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ वाहनों को जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन फिर भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफिया पुलिस प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला लक्सर से बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस प्रशासन ने 3 दिनों में दर्जन भर वाहनों को सीज किया है। साथ ही खनन माफियाओं के कई सारे गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध खनन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लक्सर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस बेहद संवेदनशील नजर आ रही है। पुलिस ने कार्रवाई में 3 दर्जन वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बेकाबू हो रहे डेंगू से सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम जैसी एजेंसियां लड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं और अस्पतालों में बेड, आईसीयू व ब्लड प्लेटलेट्स की कमी बदस्तूर बनी हुई है, जिससे डेंगू बीमारों को राहत और इलाज नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि आपातकाल का समय है और वो अपने साथियों के साथ मरीजों की सहायता करने में जुटे हैं, इसलिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी प्रदेश सरकार से अपील है कि सरकार पड़ोसी जिलों और आवश्यकता पड़े तो पड़ोसी राज्यों से ब्लड प्लेटलेट्स की व्यवस्था कर बीमारों की जान बचाने का काम करे। साथ ही जब तक डेंगू नियंत्रण में न आए तब तक डेंगू के मरीजों के लिए सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से अनुमन्य करें। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैंने परसों जहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया था, जहाँ पर हमने ब्लीचिंग का वहाँ पर अभियान शुरू किया था, वहाँ पर आज फिर एक मौत की खबर आई है। 7 मौत पहले उस क्षेत्र में कांवली और इंदिरापुरम का जो शास्त्री नगर खाला इलाका है वहाँ पर हो चुकी है। पूरे शहर के अंदर चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे प्राइवेट तमाम अस्पताल हों, कहीं भी बेड। चलिए तो रुख करते हैं लंदन से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। अधिक मजबूती के साथ अपनी जो विशिष्ट छवि है उसको उकेर रहा है। हर वर्ष 2020-21 की बात करें तो कोरोना महामारी थी। 21-22 में जितने लोग आए थे 22-23 में उससे ज्यादा बढ़ गए और हर बार स्थिति यह है कि कई बार मौसम खराब होता है, हम लोगों को रोकते हैं, हम उनसे अपील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और आज मैं कहीं चर्चा कर रहा था तो मुझे कह रहे थे कि जो धार्मिक यात्राएं होती हैं उसको केवल जो एक आयु के बाद लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो यात्राएं हो रही हैं, जो हमारे 4 धाम की यात्राएं हैं, देवभूमि की यात्राएं हैं, उसमें सब नौजवान और युवा अधिकारी हैं। कम से कम 70%, 80% युवा नौजवान आ रहे हैं। उनको सबको रोकना पड़ रहा है और अभी तक जो 4 धाम की यात्रा है, 4 धाम की यात्रा में इस वर्ष
जो हमारी अप्रैल माह से शुरू हुई थी, 22 अप्रैल से अभी तक 42,65,000 लोगों ने आज तक जो है यात्रा कर ली है। और आप सबको बताते हुए मुझे आप सब आश्चर्य भी करेंगे कि उत्तराखंड की जो कुल आबादी है वो 1,25,00,000 है। और प्रशांत जी, हरिद्वार में इस कांवड़ यात्रा में इस बार 4,15,00,000 लोगों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए। 4,15,00,000। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2015 से प्रभावी प्रशासन के लिए हमने प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र उन्होंने दिया था, हमारी सरकार इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी सीखा है, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन लगातार हमको प्राप्त होता है। और उत्तराखंड राज्य के साथ उनका एक विशेष प्रकार का लगाव भी है। और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है। और इसलिए उनका विशेष फोकस उत्तराखंड के लिए रहता है हमेशा। उनसे ही हमने सीखा कि एक एक पल और एक एक क्षण कैसे राष्ट्र के लिए लगाया जाता है, लोगों के लिए कैसे समर्पित किया जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने भी प्रयास किया है। पिछले 2 साल से मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि अपनी पूरी क्षमता के साथ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मैं निभाऊं। भाई बहनों, उत्तराखंड की भी अपनी अवस्थापना परियोजनाएं नदियों के पुनर्जीवीकरण के क्षेत्र में पीपीपी आधारित परियोजनाओं पर आप सबसे और विशेषकर से आज हमारे हाई कमिश्नर ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें भी हमने शेयरिंग जो पीपीपी आधारित है वो नॉलेज शेयरिंग हेतु मैंने उनसे बात की है कि किस प्रकार से इस मॉडल पर काम किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्रकार की प्राथमिक। तो आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे लंदन से विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करते हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।